हाँ जी रमनदीप बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर टेस्ट का एक क्वेश्चन पूछना था। क्या था बोलो। सर जैसे कि लिथियम, सर LiF और BF3 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा सर वो कोवेलेंट, सर कोऑर्डिनेट बनेगा। हाँ जी बिल्कुल सर ठीक है। सर लेकिन LiF तो सर लैटिस के अंदर नहीं होगा। नहीं LiF तो लैटिस के अंदर होगा ना, लेकिन लिथियम फ्लोराइड कंटेन्स लिथियम आयन एंड फ्लोराइड आयंस. So when they react with each other, then fluoride ion donate electron pair to BF3, forming BF4 1 negative ion. So finally compound will be LiBF4. अभी एक नया आयनिक कंपाउंड बन गया जिसमें एक यूनिट पॉली एटॉमिक आयन BF4 1 नेगेटिव है. ओके सर। सर लेकिन रिएक्ट करने के लिए सर उसको लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी ना लेकिन सर, वहां ऐसा BF3 को। कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि लिथियम फ्लोराइड एज इट इज सॉलिड स्टेट में पड़ा है. तो वहां तो सिर्फ ये मेंशन होगा ना कि लिथियम यस सर। फ्लोराइड एंड BF3 कंबाइन. अब कंबाइन किस वजह से हुए, हम उस वजह को ढूंढ रहे हैं. उस वजह से पहले बॉन्ड एनर्जी चाहिए, लैटिस एनर्जी चाहिए, एक्व सॉल्यूशन चाहिए. वो सारे उसके बीच में इंक्लूड हो जाती हैं बातें. ओके सर। एंड सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सर एक फैक्टर था सर, पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन। आयनिक करेक्टर का पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन. यस सर। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में था सर, इफेक्ट क्या क्या करता है। अच्छा ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स में ओके. यस सर। वो तो पीरियोडिक से आ गया, वो आज कहाँ से आया डाउट तेरा. जितना सर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे बेटा वो तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनहांस हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर पुल है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज रेडियस ऑलवेज डिक्रीजेस. सो इलेक्ट्रॉनिक पुल इंक्रीज, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस. सर लेकिन सर जो पॉजिटिव चार्ज आयन आएगा सर, वो आएगा कैसे। मतलब सर वो तो आयोनिक से ही आएगा ना, पॉजिटिवली चार्ज आयन। you can say so. Every compound has certain covalent character. We are talking about electronegativity कि कैसे बढ़ेगी, है ना. जरूरी नहीं है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन सिर्फ वही हो, लेकिन कहीं और जगह भी आ सकता है. सपोज हम बात करें FeO की और बात करें Fe2O3 की. ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, लेकिन कुछ कोवेलेंट करेक्टर इनमें हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही. तो अगर मेरे पास Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव को कंपेयर करूंगा, तो Fe3 पॉजिटिव छोटा है और इसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी. ओके सर। हाँ एंड जी, सर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में सर जो वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए होती हैं तो सर वो D भी हो सकती हैं। डेफिनेटली हो सकती है. ओके सर। एंड सर C4 क्यों नहीं बनता। C4 बनाने के लिए 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे. 4 बॉन्ड को कार्बन अपने आप क्या बना नहीं सकता, 3 ही एक्सिस है, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस. चौथा बॉन्ड कहां से बनाएगा. सर S भी तो होता है सर, S नहीं तो सर एक्सिस कहीं से। एक्सिस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट SPDF. We are talking about axes. When two atoms approach each other, whether it will be S, P, or D, any orbital, but they will be lie only on 3 axes, either on X axis, Y axis, or Z axis. जब S ऑर्बिटल का भी हमने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो हमने कहा न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनेगा, तो न्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस कंसीडर किया, तो एक एक्सिस के अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड बन गया और एडिशनल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेंगे. 3 ही मैक्सिमम एक्सिस, इसलिए 3 ही डिफरेंट ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं. ओके सर। हाँ जी. एंड सर जैसे PZ हमारा सर न्यूक्लियर एक्सिस होता है तो सर CH4 में तो सर बस एक ही हाइड्रोजन सर न्यूक्लियर एक्सिस के साथ होगा। Wait for that. Let's we ओके सर। understood some more concepts, then we can explain it. हाँ जी आरोज. सर जो हमने पिछली क्लास में PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें आपने कहा था कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो लॉन्गर होते हैं और और इक्वेटोरियल छोटा. इक्वेटोरियल शॉर्टर। सर वो बिल्कुल समझ नहीं ठीक. आया। बेटा हमने कहा कि जब हम PCl5 ले रहे हैं या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 5 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर जो हैं वो सेम प्लेन में हैं, तो इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो इस एक प्लेन में प्रेजेंट है.
जो आपके पास अबव द प्लेन बॉन्ड आ रहा है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर शेप डिसाइड कौन करता है? मॉलिक्यूलर शेप डिसाइड होती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। तो ये जो चार्ज क्लाउड बेटा यहां पर कंसंट्रेट हो गया, ये इनको स्ट्रांगली रिपेल करेगा। एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ जो होंगी वो कंपैरेटिवली बड़ी हो जाएगी। हम स्मॉलर ये नहीं कह रहे कि किसी वजह से छोटी हो गई, हम ये कह रहे हैं इनकी रिपल्शन की वजह से ये लॉन्गर हो गई। तो स्मॉलर जो है वो रिलेटिव वर्ड है, लॉन्गर जो है वो इफेक्टिव रिपल्शंस के कारण है। ओके सर। हाँ और जी। सर एक पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का पॉइंट में डाउट था सर। रीरोटेशन इज अलाउड अराउंड सिग्मा बॉन्ड बट नॉट अलाउड अराउंड पाई बॉन्ड्स। राइट। सर वो फ्री रोटेशन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉन चार्ज के रिस्पेक्ट में मूव कर जाना। हमने कहा ये पी जेड ऑर्बिटल है, ये दूसरी पी जेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही है। अब क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप हुआ है, अगर आप इसको फिक्स कर देते हो और इसको आप रोटेट करते हो तो आप आसानी से रोटेट कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। एक तरह के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और किसी ग्रूव में फंसा हुआ है और वो 360 डिग्री घूम पा रहा है। दूसरी तरफ जब पाई बॉन्ड लेते हो तो आपने ये पाई बॉन्ड लिया, लेट से ये एक्सिस जो था वो एक्स एक्सिस था, आपने इसको स्टेशनरी ऑर्बिटल बना दिया और इसको आप मूव करवाना चाहते हो। अब जैसे इसको मूव करवाओगे ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, और जब ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो कोप्लेनर नहीं रहेगा। एज अ रिजल्ट बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड में 2 एरिया ऑफ ओवरलैप होते हैं जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है रोटेशन। इट कैन नॉट शो फ्री रोटेशन। रोटेशन डज नॉट मीन दोनों घूमेंगे। रोटेशन मीन्स वन ऑफ देम इज फिक्स एंड अदर इज मूविंग। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास पाई ऑर्बिटल फ्री रोटेशन ऑफर नहीं करती, सिग्मा ऑर्बिटल फ्री रोटेशन ऑफर करती है। हाँ जी आरुज, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी रमनदीप, क्या पूछना है? सर रोटेशन से इफेक्ट क्या पड़ता है? वो अभी बहुत दूर है। आइसोमेरिज्म है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म फ्री रोटेशन के कारण है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण है। राइट? तो ये आइसोमेरिज्म हम समझ ही नहीं सकते जब तक सिग्मा और पाई बॉन्ड की मूवमेंट को अंडरस्टैंड ना करें। आंसर सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर से लिखा था कि पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव होते हैं। उसका क्या मतलब होता है? पाई बॉन्ड जल्दी अटैक कर देते हैं। कोई मॉलिक्यूल आना चाहता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें लोन पेयर की तरह अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं तो उन पे न्यूक्लियर फोर्स वीकर होती है। एज अ रिजल्ट उनके फ्री मूव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके सर। आंसर जाइंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जायंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल आ गया, अभी लास्ट क्लास में नहीं आया होगा शायद। सर डीपीपी में था। डीपीपी में रहा होगा, अभी आया नहीं इस टॉपिक। अभी हाइब्रिडाइजेशन के बाद शायद आएगा या आज की क्लास में आ जाएगा, है ना? ओके जायंट सर। कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं अभी डीपीपी डिस्कस करते हुए एक नोट लिखवा दूंगा। और ओके कोई? सर। आंसर एक सुपर बॉन्ड पेयर्स। सुपर बॉन्ड पेयर तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड पेयर नहीं है, एक से ज्यादा बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो सकती, इसलिए सुपर बॉन्ड पेयर है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉ करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अब इसके पास जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो 4 हैं, लेकिन जब मैं स्टेरिक नंबर निकालता हूं तो मेरे पास वो 2 आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो 2 ही दिख रहे हैं मुझे,
जो इसके सराउंडिंग में है। ये बॉन्ड पेयर क्या है, ये डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। एक्चुअल बॉन्ड 4 हैं, लेकिन पाई बॉन्ड वहीं बनना है जहां पर सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट नहीं होती। सो बोथ ऑफ देम आर सुपर बॉन्ड पेयर्स वेयर इलेक्ट्रॉन चार्ज इज हायर बट ओरिएंटेशन इज पुअर। वो सिर्फ एक ही जगह पर बन सकते हैं। ओके सर। चलिए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। अभी ये सामने आपके असाइनमेंट है, बताइए क्या पूछना चाहेंगे। आ गई ना असाइनमेंट सामने? यस। क्वेश्चन नंबर 2 and 3, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड देयर आर। बेटा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आप इलेक्ट्रॉन पेयर वेस्पर थ्योरी से नहीं निकाल सकते। इसको या तो आप लुईस से निकालेंगे या जनरल नॉलेज से निकालेंगे। एसिटिक एसिड इज CH3COH। CH3COH में ये अरेंजमेंट है, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं। तो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो हैं वो बॉन्ड्स हैं और जो बाकी हैं वो लोन पेयर हैं। तो 8 2 16, 16 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आंसर ए आ गया। तो एसिटिक एसिड इज CH3COH, जिसको जब ओपन करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड हैं। यक्षा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछो, क्या पूछना चाहोगी? सर जो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं उसमें जो मेटल होता है उसका साइज छोटा होना चाहिए और नॉन मेटल का साइज बड़ा होना चाहिए। तो इसमें उल्टा बोल रहे बेटे। आपके पास एटम फॉर्मिंग कैटायन must be large in size and atom forming anion must be smaller in size. अगर कैटायन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। आपके पास अगर एटम बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, जो कैटायन बनेगा वो स्टेबल होगा, वो इलेक्ट्रॉन वापस खींचना नहीं चाहेगा। इसलिए मेरे पास कैटायन छोटा और एनायन बड़ा मोर कोवलेंट, कैटायन बड़ा और एनायन छोटा मोर आयनिक। ठीक है अक्षा? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। द डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट है। बेटा डेटिव बॉन्ड की जनरल एबिलिटी के लिए आपको ANSU की सपोर्ट लेनी पड़ती है ना? आपके पास वैसे मैंने करवाया था, जब नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट होगा तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, है ना? अगर आपके पास ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट होगा तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। अगर मैं ANSU ड्रॉ करता हूं SO3 का, तो A की वैल्यू हो गई 6 4 24, N हो गया 32, शेयर्ड हो गए 8, अनशेयर्ड हो गए 16। तो सल्फर के पास मुझे 3 ऑक्सीजन ड्रॉ करने हैं, तो किन्हीं 2 के साथ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और बाकियों के साथ मैंने ऑक्टेट पूरा कर दिया। जब मैं इलेक्ट्रॉन सल्फर के अराउंड देख रहा हूं तो मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। लेकिन सल्फर के पास थे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसलिए मैंने ये कंसीडर किया कि अगर मैं इसे क्रॉस से बनाऊंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे। सो वी हैव 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन SO3. This is the way you can get the idea about coordinate covalent bond.
हाँ जी, आर्यन शर्मा हैंड रेज किया था आपने बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 में CCl4 के पास फ्री क्लोरीन एटम्स है, मतलब आयंस। अभी डिस्कस कर लेते हैं उसे, पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड किसी का कोई डाउट? क्लियर है? मिहिर आपको, अंशता आपको, कोई कंफ्यूजन? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर जो हम कोऑर्डिनेट सर डबल बॉन्ड बना सकते हैं? मतलब सर जैसे डबल बॉन्ड हुआ है सर, वो दोनों को कोऑर्डिनेट बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते। एक ही साथ दो एटम के साथ कोऑर्डिनेट क्यों बनेगा? एक साइड पे एक ही कोऑर्डिनेट बनेगा ना, क्योंकि जो सेंट्रल एटम डोनर है वो डेफिशिएंट हो गया। वो दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही एटम के साथ बनाएगा तो वो डबल डेफिशिएंट, वो डबल रिच हो गया, तो हाई चार्ज इंस्टेबिलिटी हो गई। ओके सर। हाँ जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहा हूं, जैसा कि आर्यन ने पूछा है। बेटा CCl4 के पास कोई आयनाइजेबल क्लोरीन नहीं होता, क्योंकि चारों क्लोरीन कार्बन ने स्ट्रांगली होल्ड किए हुए हैं। सो इट डज नॉट हैव फ्री क्लोराइड आयन, सो नथिंग विल हैपन। आपके पास CCl4 एक परफेक्टली कोवेलेंट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के अराउंड 4 क्लोरीन एटम हैं, इसलिए उनकी ओरिएंटेशन में कोई डिफरेंस अपीयर नहीं होता। ओके सर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, N2O5। N2O5 नॉलेज बेस ही है, हम नॉलेज बेस पर ही इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये अपने बॉन्डिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 2 सिंगल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। N2O5 has 2 single bonds, 2 double bonds and 2 coordinate covalent bonds. प्रियांशु भारद्वाज हमें बताएं, इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं? सब बस एक सेकंड काउंट करो। कर लो। इतनी देर? सर 4 सिग्मा 2 पाई। 4 सिग्मा 2 पाए हैं। देवांशु सही बोला है प्रियांशु ने। N2O5 में 4 सिग्मा 2 पाए हैं। देवांशु अरोड़ा, यस सर। कितने सिग्मा कितने पाई दिख रहे हैं बेटा इसमें? कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर? नो सर। तो फिर आंसर दो, या कंफ्यूजन बताओ या फिर आंसर दो। यस सर। सिर्फ 4 सिग्मा और 2 पाई है। 1 2 3 4 5 6, मुझे तो 6 सिग्मा 2 पाए दिखे। हाँ जी देवांशु, कोई कंफ्यूजन अभी? नो सर, समझ आ गया। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज। सर हाँ जी बोलो जी। सर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब अकेला है तो सिग्मा बॉन्ड ही है ना। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड with unequal sharing, but it will remain a normal covalent bond. सिग्मा पाई के फीचर तो बेटे सेम रहेंगे ना। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेला बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, एडिशनल बॉन्ड है तो पाई होगा। सिर्फ शेयरिंग डिफरेंस है कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम से आते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अदरवाइज इट इज अ फर्स्ट बॉन्ड, सो इट मस्ट बी सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए पूछा था बेटा मैंने। हाँ जी आर्यन शर्मा बताइए। रमनदीप हैंड लोअर करना भूल गया था, हैं? हैंड लोअर करना भूल अच्छा गया अच्छा, ओके ओके। हाँ रमनदीप, आपका कोई डाउट? यस सर। सर बोलो। कोऑर्डिनेट के साथ सर नॉर्मल कोवेलेंट बन सकता है? हाँ सर कोऑर्डिनेट के साथ सर नॉर्मल कोवेलेंट, मैं समझा नहीं बात को। सर मतलब जैसे दोनों बने हो ये बोल रहे हो? यस सर। हाँ बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड हैं, जिसमें से एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एडिशनल बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है। ओके सर। एंड सर ऐसे कौन कौन से और स्ट्रक्चर होते हैं सर जिनको हमें याद रखना पड़ता है? जैसे जैसे आगे चलते जाओगे कराता जाऊंगा। ओके मैंने सर। मोल कंसेप्ट में भी कहा था कि रजिस्टर के पहले कुछ पेजेस रख लेना जहां पर जनरल नॉलेज बेस्ड चीजों को लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलूं, कोई रह गया? सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए कोई क्वेश्चन जो पूछना हो 13 से 17, 18, 19 कोई? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट पेज। हाँ जी आरुज बोलो। सर एडक्ट बॉन्ड सर, क्वेश्चन नंबर 13। एडक्ट इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का जो प्रोडक्ट होता है। ओके सर। एडक्ट इज द एडिशन प्रोडक्ट। कहीं पर भी एडिशन प्रोडक्ट है उसे एडक्ट कहते हैं, राइट? सर एटम सेम रहते हैं उसमें? हाँ जी, सर एटम सेम रहते हैं? हाँ तभी एडिशन कहा ना। हमने कहा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है NH3 और जो मॉलिक्यूल है BF3, वो एज इट इज ऐड हो गए, कुछ भी रिलीज नहीं हुआ, इसीलिए एडिशन है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नाइट्रोजन के लोन पेयर और बोरोन की वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट के नाम से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड एडक्ट। Adduct is nothing special, it is just the name given to addition product. So any reaction where addition takes place, two molecules combine together to form a product, that is known as addition product, that is adduct. Right? आरुज पूछना है कुछ और? नो सर। अजय रमनदीप बोलो। सर एडक्ट से कोई भी बॉन्ड से बन सकता है? डेफिनेटली, एडिशन करवाना खाली, रिएक्शन। ओके सर। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 और 30 आए हैं, उससे पहले किसी ने कुछ पूछना हो तो बताएं ना। द कंपाउंड MX4 इज टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ XMX बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर। बेटा लास्ट क्लास में किया था 6 बॉन्ड्स हैं। लास्ट क्लास में जब हमने मीथेन का स्ट्रक्चर किया था, आई होप आपकी क्लास में पढ़ाया था, हमारे पास MX4 है, तो 1 2 3 4। तो हमने कहा था कि हमारे पास ये X और इसके बीच में एक 109.5, ये 209.5, 309.5, 409.5, 509.5 एंड 609.5। तो हमने कल ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट क्लास में और कहा था ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि 6 बॉन्ड पेयर हैं जो 109.5 डिग्री पर हैं। बेटा जिनकी प्रॉब्लम है वो कुछ पूछना चाहते हैं, स्पेसिफिकली पूछें तभी फायदा होगा, है ना बेटा? क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें बेटे? नो सर, मुझे याद आ गया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30।
Which of the following is p-pi bonding? p-pi bonding के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, वो p-pi है या d-pi है ना। NO2 नेगेटिव जब आप स्ट्रक्चर निकालोगे, लेट्स से मैंने स्ट्रक्चर निकाला NO2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आ गई हाफ इंटू 5 + 1 दैट इज 3। तो मैंने नाइट्रोजन के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए, 2 ऑक्सीजन हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन पर, ये हर बच्चे को लिख लेना चाहिए अपने सेफ्टी के लिए, ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन पर जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ऑक्सीजन पर होगा। तो 1 नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे ऑक्सीजन पर एडिशनल बॉन्ड जो आएगा वो पाई बॉन्ड आएगा, एक जो जगह बच गई वो लोन पेयर है। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का बनेगा। सो NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन हैज दिस स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम में कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल होता ही नहीं तो सोचने की जरूरत ही नहीं। तो p-pi d-pi जहां नहीं हो सकता वो A और D है, क्योंकि सेंट्रल एटम सेकंड शेल के हैं और सेकंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होती। C में 4 ऑक्सीजन पर 4 नेगेटिव है, इसका मतलब किसी भी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड ही नहीं होगा। मैंने कहा जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर आना है, तो 4 ऑक्सीजन हैं, 4 ही नेगेटिव चार्ज है, तो ईच ऑक्सीजन विल कैरी 1 नेगेटिव चार्ज। सो एज अ रिजल्ट सिलिकेट आयन डज नॉट हैव p-pi और p-pi d-pi। असाइनमेंट का पर्पस ही ये है कि आपको समझाना कि कंसेप्ट को कैसे कैसे लगाना है। बॉन्डिंग एक थॉरो रीजनिंग वाला चैप्टर है, जहां बच्चों को अपने लिमिट से बाहर जाके सोचना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है ना। वो चीजें सीधी सीधी नहीं है जो पढ़ी है ना। अब SO3 नेगेटिव सल्फाइड आयन है, इसका पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर है और 3 ऑक्सीजन है। इन 3 ऑक्सीजन में किसी 2 पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो एक ऑक्सीजन बचेगा उस पर पाई बॉन्ड आएगा। ये 1 2 3 4 ऑर्बिटल यूज हो चुकी हैं, तो 5वीं ऑर्बिटल ही p-pi d-pi होगी। p-pi d-pi का मतलब है ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और सल्फर की d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ जी आर्यन शर्मा जी बताइए। सर जैसे आपने बोला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है सर? अगर पॉजिटिव चार्ज हो उन पे छोड़ दे, अभी आयंस की बात कर। पॉजिटिव चार्ज कई वजह से किसी भी एटम पर आ जाता है, राइट। अगर हाइड्रोजन वाला होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया होगा, कुछ और फीचर आ जाएगा। ये ऑक्सीजन आयंस हैं। ऑक्सीजन आयंस आर मोर पॉपुलर स्पीशीज व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सी एसिड्स। पीरियोडिक में पढ़े थे ऑक्सी एसिड। तो जितने भी एनायन होंगे नेगेटिव चार्ज O पर ही आएगा। ओके सर। हाँ जी रमनदीप बताइए। सर जैसे ऑक्सीजन के सर 2 पेयर्स बनते थे, तो सर हम वो वैसे ही बनाते हैं सर, स्टेरिक नंबर लगाते हैं, और सर फिर हमें पता कैसे चलता है सर कितने पाई बॉन्डिंग आएगी? ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, तो सर जितने वैलेंसी नेगेटिव पूरी चार्ज करानी के, होती है। हाँ जितने नेगेटिव चार्ज के बिना बच गए वो पाई बॉन्ड है। ओके सर। हाँ जी सर लेकिन एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं वैलेंसी। सेंट्रल एटम की करती है ना, सराउंडिंग की थोड़ा ना करती है। VBT ने यही तो कहा, सेंट्रल एटम अपनी वैलेंसी एक्सटेंड करेगा, राइट। अब इनकी जगह यहाँ पर होता, ओके सर। अब यहाँ पर होता ClO3 1 नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज एक ही है, तो यहाँ पर जो मेरे पास 2 ऑक्सीजन होते वो पाई बॉन्ड के साथ होते, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ होता, ये स्ट्रक्चर हो जाता। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम पर है, तो चेक कीजिए कितने ऑक्सीजन बिना नेगेटिव चार्ज के हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस पेज पे कोई नहीं है? (42) 42 में क्या है? 42 बेटा वही है, आपके पास कौन से एटम के पास पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है और किसके पास डी ऑर्बिटल है। अब आपके पास क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल होती ही नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बना रखे होते हैं, चेक करने के लिए कि आप कंसेप्चुअली डेवलप कर रहे हैं, रट्टा मार के आए हो। आपके पास परक्लोरेट आयन है, ClO4 1 नेगेटिव, तो किसी एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और बाकी 3 पर पाई बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन के पास पी पाई ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास पी पाई डी पाई दोनों है। तो जहां ऑक्सीजन में डी है उसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन कभी डी ऑर्बिटल से कंबाइन ही नहीं करता। अब आपके पास क्लोरीन ने परक्लोरेट आयन बनाया, 4 उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिए और बाकी पाई बॉन्ड है, तो 4 ऑर्बिटल में S और 3 P तो खत्म हो गई। तो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना होगा वो किससे बना होगा? पी पाई डी पाई से बना होगा, जिसमें डी ऑर्बिटल क्लोरीन की और पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन की इन्वॉल्व है। राइट, 4 ऑर्बिटल मतलब एक S चला गया, तीनों P चले गए, तो पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। तो एक्साइटेशन करके पाई बॉन्ड जो बना होगा वो एक्साइटेड डी ऑर्बिटल से ही बना होगा। ओके सर। एंड सर हम सर बिना स्टेरिक नंबर के भी बना सकते हैं सर स्ट्रक्चर? मैंने स्टेरिक नंबर निकाल के बनाए हैं। ओके सर। मैंने फटाफट बना दिया, आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। गौतम, इसी क्वेश्चन के बारे में पूछना है, किसी और के बारे में पूछना है? सर एक तो ये क्वेश्चन था और सर क्वेश्चन नंबर 44 समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, पहले इसके बारे में पूछो, क्या पूछना है? नहीं सर, अब तो क्लियर हो गया ना। क्लियर हो गया, ओके ओके ओके। 44 बोल रहे हो? 44 अभी लेता हूँ बेटा, पहले 33 आया हुआ क्वेश्चन मेरे पास। The molecule XY2 contain 2 sigma, 2 pi and 1 lone pair. बेटा पाई बॉन्ड जो है वो शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड करते हैं। तो उसने कहा X के अराउंड Y प्रेजेंट है, उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 1 लोन पेयर है। अब इसका मतलब ये अरेंजमेंट क्या हो गया? ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायगोनल प्लेनर कहलाएगी, क्योंकि टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर आने हैं, और जो इस मॉलिक्यूल की शेप होगी वो एंगुलर कहलाएगी, क्योंकि शेप में लोन पेयर नहीं आने हैं। राइट, तो हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, इसलिए अरेंजमेंट ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। नेक्स्ट 44. In which pair of species Lewis formulae contains same number of lone pair and bond pair, but they are not isoelectronic? आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं? जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने के लिए एक जनरल सा आइडिया है कि एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेम पीरियड का होना चाहिए। मैं कैलकुलेट बाद में करूंगा, जो मुझे बहुत अलग सा लग रहा है वो मेरे पास ये और ये है। यहाँ पर सल्फर कार्बन सेम ग्रुप के हैं, तो पॉसिबिलिटी है सब कुछ सेम आ जाए। यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन ये सेम पीरियड के नहीं है। अब मुझे इनका ANSU निकाल लेना चाहिए, SO2 और O3। A की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6 3 18,
N की वैल्यू आ गई 24, S आ गया 6 और U आ गया 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? 16 सल्फर में और 16 ऑक्सीजन में, दैट इज 32। और यहाँ कितने हैं मेरे पास? 8 3 जा 24। तो इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर नहीं है, रेस्ट ANSU बराबर है, तो आंसर बी आ गया। तो इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बट दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मुझे एक और चेक करना चाहिए, सी ऑप्शन, PCl3। PCl3 में A वैल्यू है हमारे पास 7 3 जा 21 एंड 5 26। BF3 में A है 24। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है ना। तो हमारे पास पूछा गया था कि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। तो मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूलर पेयर आ गया SO2 और O3। बट और भी आने चाहिए ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 8 2 16, 7 2 14। अच्छा, इसके ANSU सेम नहीं आ रहा होगा। ओके ओके, हाँ जी बेटा पूछिए गौतम। गौतम क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? यस सर। ओके, रमनदीप कुछ पूछना है? यस सर। सर हमने ए और डी को सर पहले ही निगलेक्ट क्यों कर दिया था? बेटा मैंने इसलिए निगलेक्ट किया था कि सेम पीरियड के हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर हो सकता है सेम आ रहा हो। मैंने वैसे ही रफली सेम कर दिया, अलग कर दिया था। मैंने कहा था कि इनमें इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होने के चांसेस जो हैं वो नहीं है ना। आपके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसमें नहीं हो सकते। अच्छा, डी भी तो नहीं होगा, सल्फर और कार्बन तो अलग अलग पीरियड है। ठीक है, सिर्फ ए को कर सकते थे। ओके सर। एंड सर ClO4 नेगेटिव का सर आप स्टेरिक नंबर से एक बार करके दिखाना। ClO4 1 negative, electron pairs are half into 7 plus 1 4, so it has 4 electron pairs. All the 4 positions are occupied by oxygen. One of them carry negative charge, other 3 will have a pi bond. सर इसके अंदर सर O का कोई रोल नहीं होता? नहीं बेटा, कोऑर्डिनेट को फॉर्मूले में है नहीं ना, फॉर्मूले में उसको लिया नहीं गया। ओके सर। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? मेरे पास चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मुझे अगला टॉपिक कराना है। किसी को पूछना है तो फटाफट पूछो। वन सब्जेक्टिव नहीं, 54 भी आया है। ओके, गुड वन। अच्छा लगता है जब बच्चे शीट करके आते हैं। कुछ बच्चों ने बिल्कुल नहीं पूछा है तो इसका उनकी शीट या तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता 11th लेवल पे सारे इतने जीनियस हों। दिक्कत आती है ना। 52 एंड 54। ओके, पहले 52 कर लेते हैं। बेटा 52 जो है वो बॉन्डिंग के उन क्वेश्चंस में है जो एक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि आपको सबके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा स्टेरिक नंबर पे काम करो। मैं शीट नहीं भेजूंगा, मेहनत करो ताकि आप देख पाओ, है ना। 6 + 2 4 tetrahedral, and we have BF4 1 negative, half into 3 + 4 + 1, that is tetrahedral. तो ये आइसो स्ट्रक्चरल दिख रहे हैं, 4 एटम हैं और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर इसके पास भी 4 है और बॉन्ड पेयर इसके पास भी 4 है, राइट। So this is the way we have to think about कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं।
बी ऑप्शन में मेरे पास NH3 है, हाफ इंटू 5 + 3 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन हाफ इंटू 5 + 4 - 1 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सेट सेम नहीं आ रहा, तो पहला मॉलिक्यूल जो होगा वो ट्रायगोनल पिरामिडल होगा, जो दूसरी स्पीशीज होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। बेटा जिसे समझ ना आए बीच में रोकें, कोई जल्दी नहीं हमें जाने की, जो करना है वो अच्छे ढंग से ही करना है, जो पूछना है वो पूछे। मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने किया है, मैं उसके हिसाब से आंसर ए लिखूंगा, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर सेम हैं। सी ऑप्शन में कार्बोनेट आयन है, हाफ इंटू 4 + 2 3, टेट्राहेड्रल। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाफ इंटू 4 2, लीनियर। इनकी भी शेप सेम नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास अरेंजमेंट ही डिफरेंट है। आपके पास अमोनियम आयन और अमोनिया डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि लोन पेयर का डिफरेंस है, यहाँ तो टोटल नंबर ही डिफरेंट है। डी ऑप्शन CH4, हाफ इंटू 4 + 4 that is 4, BF3, हाफ इंटू 3 + 3 that is 3। ये भी नहीं हो सकता। हाँ जी रमनदीप, क्या पूछना था? सर अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सर इक्वल हो दो स्ट्रक्चर के, तो सर आइसो स्ट्रक्चरल होंगे वो? हाँ, क्योंकि शेप सेम आ जाएगी ना। मुझे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बेसिस पर शेप बनानी है। हो सकता है किसी दूसरे और मॉलिक्यूल की भी सेम आए, बट इन जनरल जिनके लोन पेयर बॉन्ड पेयर डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, SO3 कार्बोनेट एंड नाइट्रेट ऑल हैव शेप्स पे क्वेश्चन है। तो SO3 का स्टेरिक नंबर है हाफ इंटू 6 that is 3। कार्बोनेट आयन का स्टेरिक नंबर है 4 + 2 3। नाइट्रेट आयन का स्टेरिक नंबर है 5 + 1 3। 3 स्टेरिक नंबर मीन्स ट्रायगोनल प्लेनर। So SO3, carbonate and nitrate all are trigonal planar। हाँ जी रमनदीप बोलो। सर जैसे सर XE सर F2 सर ये भी लीनियर होता है और सर CO2 भी लीनियर होता है, तो सर ये आइसो स्ट्रक्चरल होंगे? डेफिनेटली। ओके सर। आइसो स्ट्रक्चर मतलब ही यही है कि शेप सेम होनी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्या है अब मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड? Question number 1. 4 elements coded A, B, C, D from the series having formula AB, B2, CB3, DB2, DB3. If the atomic number of these elements are not necessarily in the order, write down the electronic structure and predict other features. अब यहाँ पर एक चीज कॉमन दिख रही है कि B सबके बीच में है और B2 है। इसका मतलब B जो है मोस्ट प्रोबेबली हैलोजन है और हैलोजन का एटॉमिक नंबर ये है। तो B मस्ट हैव एटॉमिक नंबर 35 हैविंग कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आर्गन 4s2 3d10 4p5। तो यहां पर मेरे पास ये B2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ए बी में हमारे पास A पर चार्ज 1 पॉजिटिव आएगा, सो इट मस्ट बी एटॉमिक नंबर 19 वेयर कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 4s1। आपके पास CB3 है, तो आपके पास C के पास वैलेंसी 3 आनी चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो एटॉमिक नंबर 19। तो C का एटॉमिक नंबर 13,
configuration is neon 3s2 3p1। तो मेरे पास A जो है वो कौन सा एलिमेंट हो गया 19, B जो है वो कौन सा एलिमेंट हो गया 35, C हो गया मेरे पास 13, तो D कौन सा हो गया 26, क्योंकि उसकी दो वैलेंसी हैं +2 और +3, दैट इज आयरन Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। क्लियर है? हर्षिता लिखो बेटा, अगला हो गया नोट? ठीक है बेटा। मेरे पास से अगला क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड का बी। सेकंड के बी में मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। मॉलिक्यूल है मेरे पास HCl, तो A की वैल्यू हो गई 1 + 4 + 5 10, N की वैल्यू हो गई 2 + 16 18, तो S की वैल्यू हो गई 8 और U की वैल्यू हो गई 2। तो H को सेंटर में रखा, सो C को सेंटर में रखा और उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 1 हाइड्रोजन के साथ और 3 नाइट्रोजन के साथ बनाए। एज अ रिजल्ट हमारे पास H का ड्यूप्लेट और C का ऑक्टेट पूरा हो गया। जो एक लोन पेयर बचा था वो नाइट्रोजन को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में AlCl3, इसमें वेस्पर थ्योरी की मदद लेनी है। यहाँ पर हमें पता है कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और कोई लोन पेयर नहीं है। ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप है, तो यहाँ पर क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट डॉट के हिसाब से मैं ऐसे क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर की लिमिटेशन है, इसलिए ANSU से नहीं निकाला है, क्योंकि उससे इसका स्ट्रक्चर सही प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 किसने पूछा मुझसे? यक्षा। ओके, आरुज आप बताओ 7th का आंसर क्या देना चाहिए हमें? नेम द कंपाउंड हैविंग आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, दोनों इकट्ठी। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके पास कंपाउंड होना चाहिए जिसमें आपके पास कैटायन और एनायन पॉली एटॉमिक हो। 7th के फर्स्ट पार्ट में आप आंसर केसीएन लिख सकते हैं, आप आंसर अमोनियम नहीं लिख सकते, आप आंसर जो है वो सोडियम सल्फेट लिख सकते हैं, आप आंसर सोडियम फॉस्फेट लिख सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड है, सल्फर और ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड है,
कार्बन और नाइट्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कंपाउंड के पॉजिटिव और साइनाइड आयन में एग्जिस्ट करेगा। ये कंपाउंड 2 सोडियम आयन और सल्फेट आयन में एग्जिस्ट करेगा। ये कंपाउंड 3 सोडियम आयन और फॉस्फेट आयन में एग्जिस्ट करेगा। सर हाँ जी बोलिए। सर हम इसमें Na2SO4 नहीं, अच्छा लिखा हुआ है, NaClO3 लिख सकते हैं? कौन सा? NaClO3। हाँ वो लिख सकते हैं। कोई भी पॉलीएटॉमिक एनायन ले लो। हाँ जी रमनदीप बोलो। सर हम NH4NO2 लिख सकते हैं? अगले में लिखेंगे बेटा। ओके वही सर। लिखा पहले एग्जाम्पल ही, है ना। कारण क्या है कि अमोनियम आयन में कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है ना। आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पहला एग्जाम्पल ही अमोनियम आयन बनाया है ना। तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों प्रेजेंट हैं अमोनियम आयन में, और अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। आज क्वेश्चन नंबर 4 में रमन क्या पूछना है? सर रीजन। आयोडीन इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जितने भी कंपाउंड जो हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। वैसे थियोरी लगती है लाइक डिसॉल्व लाइक। ये क्वेश्चन ऐसा कह सकता हूं कि गलत जगह प्लेस कर दिया गया है। अभी डायपोल नहीं पढ़ाया है, ये बेसिकली दोनों नॉन पोलर हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक कहता है पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आयोडीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड CCl4 इज नॉन पोलर कंपाउंड। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिख सकते हो कि आपके CCl4 नॉन पोलर है, इसलिए सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है 13 का बी ऑप्शन। 13 का नहीं 15 का बी ऑप्शन। कोवेलेंट bonds are called directional bonds while ionic bonds are non-directional। बेटा आयनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड्स एक डेफिनेट एक्सिस पर ओवरलैप से बनते हैं। Px will combine with Px, Pz will combine with Pz। Either they have axial overlap or they have lateral overlap। इसलिए हमारे पास उनको कंसीडर करते हैं हम डायरेक्शनल बॉन्ड। राइट। बाकी जितने डाउट रह गए वो अगली क्लास में लेंगे। राइट। अभी हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। कोई कंसेप्चुअल डाउट है वो पूछ लो, असाइनमेंट के डाउट अगली में कर लेंगे। मीर बताओ कंसेप्चुअल है शीट का था? नहीं सर शीट का था, कल कर लेंगे, कोई बात कल नहीं सर। कर लेंगे। अब वो रह जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ना, वो दिक्कत हो जाएगी। हर्षिता आपका भी शीट का ही था? यस सर, वो मैंने आपसे 8 पूछा था। अच्छा चलो बाद में कर लेंगे। So we are moving to the next topic, that is hybridization। Hybridization एक बड़ा ही important topic है केमिस्ट्री में। ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्यों आया और क्या नेसेसिटी थी इसकी? हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है बेटा जो आपने वो अभी रमनदीप ने पूछा था मुझसे कि CH4 में बॉन्ड कैसे बन गए, बनने तो एक ही चाहिए था या 2 ही चाहिए थे। तो हाइब्रिडाइजेशन उन सारे क्वेश्चंस का आंसर है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। जैसे ही मैं ये 2-3 लेक्चर कंप्लीट करता हूं तो मैं सारी चीजें दोबारा से कंपाइल करूंगा। हर स्टूडेंट बॉन्डिंग में जब पहली बार बॉन्डिंग पढ़ता है तो VBT भी बॉन्ड समझा रही है, लुइस भी बॉन्ड समझा रहा है, वेस्पर भी अरेंजमेंट समझा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी अरेंजमेंट समझा रहा है। तो एक स्टूडेंट को लगता है मुझे क्या क्या आना चाहिए और इनको इकट्ठा कैसे करूं।
तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन ओवर होगी, बीच में लेक्चर में दिया होगा हाइब्रिडाइजेशन में भी कि आपने एक मॉलिक्यूल को कैसे स्टडी करना है. इफ यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड देन व्हाट एल्स यू मस्ट नो अबाउट इट. सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें वेस्पर कैसे लगेगी, वीबीटी कैसे लगेगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे लगेगी और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लगेगा. इन सारी चीजों को इकट्ठा कर अप्लाई करेंगे वंस वी अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ फीचर रिलेटेड टू बॉन्डिंग, ताकि थॉट देने वाला स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो. राइट, अभी कंफ्यूजन हो रही है कि मैं वीबीटी पढ़ता हूं, वो कहता है px py कैन नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन हैज px py इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर वो सिग्मा बॉन्ड क्यों बना रहे हैं. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब 2-3 थियरीज के बाद, 2-3 लेक्चर के बाद ही हमारे पास होंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट विद इट. यस, यही एक्सटेंशन है. कुछ फीचर जो वीबीटी सिंपली नहीं समझा पाई, वो हाइब्रिडाइजेशन के जरिए उसने समझाया. हम जानते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड एस और एस में बनता है, एस और पीजेड में बनता है, पीजेड और पीजेड में बनता है. लेकिन अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है तो एक एस ऑर्बिटल है, एक पीएक्स है, एक पीवाई है, एक पीजेड. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है जो भी पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. अब कार्बन के पास एक ऑर्बिटल तो एस थी, एक पीजेड थी जो सिग्मा बना सकती थी, एक पीएक्स थी, एक पीवाई थी जो सिग्मा नहीं बना सकती थी. फिर भी मीथेन एग्जिस्ट किया. तो वीबीटी ने उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी जो मोस्ट सक्सेसफुल हो गई. और आज हम मॉलिक्यूल के रिलेटेड फीचर्स को हाइब्रिडाइजेशन से समझाना प्रेफर करते हैं. लिखिए, इट इज द फिनोमेना ऑफ mixing of orbitals. It is the phenomena of mixing of orbitals of slightly different energies in order to form new orbitals of equal energy. Right? तो ये फिनोमेना है जिसमें नियरली सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स मिक्स करके इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को जनरेट करते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन एक फिनोमेना जहां पर एक एटम की ऑर्बिटल्स ओवरलैप, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ा होता. हमें बचपन से हाइब्रिड जब पहली बार वर्ड सुना तो इसका मतलब होता है 2 डिफरेंट ट्रेड्स को मिक्स करना. प्लांट्स में, एनिमल्स में, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. हम कार्स की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मतलब 2 तरह की डिफरेंट बैटरीज ऑपरेट करना, 2 तरह के डिफरेंट फ्यूल सिस्टम ऑपरेट करना, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है एक एटम और दूसरे एटम की ऑर्बिटल्स का मिक्स होना. नो, इट इज वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम. कार्बन की अपनी वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी और नई ऑर्बिटल्स बनाएंगी जिनकी एनर्जी सेम. सो हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से तैयारी है एक एटम की ताकि वो बॉन्ड बना सके और ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना सके. ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेगा. हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस just before bond formation. Hybridization takes place just before bond formation, and hybrid orbitals form more stable bonds
in comparison to unhybrid orbitals. Unhybrid orbitals. तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन से इमीडिएटली पहले होती है, तो आइसोलेटेड एटम में हाइब्रिडाइजेशन का कोई रोल नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, रॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2, राइट क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड, राइट क्वेश्चन है। बट हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि आइसोलेटेड एटम में हाइब्रिडाइजेशन का कोई रोल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ तब होगी जब बॉन्ड बनाने की एटम तैयारी कर रहा है। जब एटम्स नजदीक आ रहे हैं और वो एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं और उसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्गर स्टेबल बॉन्ड बनाती हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल के अलग फीचर हैं, p ऑर्बिटल के अलग फीचर हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल के s और p दोनों के फीचर्स की ब्लेंडिंग हो जाती है, तो दोनों के फीचर हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाते हैं। अभी तक जो आपने समझा उसमें दो ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉर्मल ऑर्बिटल से ज्यादा बॉन्ड बनाती हैं, स्टेबल बॉन्ड बनाती हैं, और दो हाइब्रिडाइजेशन आइसोलेटेड एटम में नहीं होता, सिर्फ एक कंपाउंड में एक एटम का फीचर है जिसने एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। So hybridization is characteristic feature of all covalent compounds, but hybridization is not a valid question on isolated atom. जब एटम बॉन्ड बनाएगा तो उसकी ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल के जरिए ही वो ओवरलैप करेगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है क्यों बनाती है उससे स्टेबल, तो लिखते आगे। Hybrid orbitals have characteristic features of all combining orbitals कॉमा डाल के लिखिए, कॉमा s orbitals provide stronger nuclear force of attraction as they have higher penetration power, and p orbitals have higher area of overlap or efficient overlap. राइट, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होना चाहिए, और ये फीचर किसका होता है? s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक से ओरिजिनेट होती है, तो s करेक्टर का मतलब है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। p ऑर्बिटल का एरिया ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है और p ऑर्बिटल डम्बल इन शेप है। अगर मैं इस एक्सिस को x एक्सिस मान रहा हूं, तो ये ऑर्बिटल को मैं 2px या सेकंड शेल है तो
2px, नहीं तो सिंपली px, राइट। s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, स्फेयर के कोई एक्सिस नहीं है, तो स्फेयर में भी एक अनपेड है और p में भी एक अनपेड है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये 100% x एक्सिस पर है। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस जिस पर ओवरलैप होना है, इसकी वजह से 33% स्पेस वहां पे मिलेगा, 67 दूसरे ऑर्बिटल दूसरे एक्सिस पर चला जाएगा और इसकी वजह से 100% स्पेस वही। हमने कहा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसे होल्ड करेगी, दो एरिया ऑफ ओवरलैप, राइट। मैंने आपको कहा कोवेलेंट बॉन्ड हर जगह बनता है, तो आप कहीं से कोई स्टोरी जोड़ लीजिए। अगर आपने अच्छी फ्रेंडशिप करनी है क्लास में, आप क्या करते हैं, साथ में बैठते हैं, आप दिल से चाहते हैं उससे दोस्ती करें और उसको समय भी देते हैं। तो एरिया ऑफ ओवरलैप भी चाहिए और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चाहिए। दोनों में से एक भी लैक करेगा तो फोर्स नहीं मिलेगी, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मिलेगा। इसी तरह सब्जेक्ट के साथ बॉन्ड बनाना है तो हमें दिल से ये भी लगना चाहिए कि सब्जेक्ट पढ़ना है और हमें अपने समय में से बेस्ट पॉसिबल टाइम भी उसे देना चाहिए, राइट। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को डांट पड़ती है इस चीज की, लेकिन बहुत सारे घरों में एक कॉमन सी बात होती है कि जब पढ़ने बैठते हो तभी सारे काम याद आते हैं, जब पढ़ने बैठते हो तभी सारे काम याद आते हैं, टीवी देखते हो तो तुम्हें कुछ नहीं याद आता, गेम खेलते हो तो तुम्हें कुछ नहीं याद आता। सो व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी आर वाचिंग टीवी, वी आर 100% फोकस्ड ऑन द प्रोग्राम, सो 100% एफिशिएंसी इज देयर। प्रोग्राम की एक एक बात याद है, एडवर्टीजमेंट भी याद है। पर जब हम पढ़ने बैठे तो अपने 2 आवर में से 1 आवर में से 15 मिनट घूमने में लगा दिया, खाना पीना, तभी भूख लग गई, मम्मी को कुछ बोलने बैठ गए, तभी याद आ गया वो फ्रेंड को फोन भी करना था, होमवर्क लेना था, है? उस टाइम पे सारे काम याद आए। तो उस 1 घंटे में से इफेक्टिव ओवरलैप सब्जेक्ट पे 15 मिनट ही हुआ और हमने काम में तो 1 घंटा लगाया, तो लगा कहाँ? तो बॉन्ड क्या होगा, वीक ही होगा, है ना। तो बॉन्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए न्यूक्लियर फोर्स चाहिए, अंदर से फोर्स चाहिए और एरिया ऑफ ओवरलैप चाहिए। पी ऑर्बिटल से एरिया ऑफ ओवरलैप बेटर मिलता है और एस ऑर्बिटल से न्यूक्लियर फोर्स बेटर मिलता है। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स हो जाती हैं तो एस और पी दोनों के करेक्ट आ जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स और अट्रैक्शन मिल जाती है, एरिया ओवरलैप मिल जाता है। जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा फिर डी ऑर्बिटल लेनी पड़ेगी, डी ऑर्बिटल से भी चार्ज डेंसिटी ही मिलेगी, बट प्राइमरीली हाइब्रिडाइजेशन एस और पी में हुई, जिसमें एस से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पी से एरिया ऑफ ओवरलैप, राइट। हम बेटा यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्यों बनाती है। हमने कहा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसने इलेक्ट्रॉन चार्ज को होल्ड करना है, दूसरा एरिया ऑफ ओवरलैप। जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैप होगा, इफेक्टिव एरिया, उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। हमने कहा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो एक सिंगल एक्सिस पर उसकी प्रोबेबिलिटी पुअर है, और पी ऑर्बिटल डंबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होती है और पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होती है, इसलिए एस ऑर्बिटल से न्यूक्लियर फोर्स मिलती है और पी ऑर्बिटल से एरिया ऑफ ओवरलैप मिलता है। बॉन्ड तभी स्ट्रांग होगा जब दोनों फीचर आएंगे। जब ये दोनों अकेले अकेले बॉन्ड बना रहे थे तो दिल तो कर रहा था मैं कुछ अचीव करना है, लेकिन टाइम दे ही नहीं रहा था। यहाँ टाइम दे रहा हूँ लेकिन दिल कर ही नहीं रहा है, मम्मी ने जबरदस्ती बिठाया हुआ इसलिए टाइम दे रहा हूँ, राइट। तो अगर दोनों चीजें साथ चलेंगी तो डेफिनेटली इफेक्टिव लर्निंग होगी, राइट। तो आपके पास इफेक्टिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मुझे एरिया ऑफ ओवरलैप भी चाहिए और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चाहिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलती हैं। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम ऐसे बनाते हैं, ये S को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से बनाई जाती है। देखिए
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड is equal to number of atomic orbitals combined. Atomic orbitals combined. तो अगर एक s और एक p मिक्स होगा तो दो ऑर्बिटल मिक्स हुई तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s और दो p मिक्स हुए तो तीन ऑर्बिटल मिक्स हुई, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। लाइक तो अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कहती है जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स So vacant orbitals and pi orbitals are unhybrid orbitals. बेटा यहाँ इस पॉइंट का पर्पस क्या है? अगर आपको पहले से पता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आपने अभी वेस्पर पढ़ा है ना, आपको पहले से पता है कि हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल है, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगी। तो ये एक ऑर्बिटल S से आएगी, 3 P से आएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड अभी ड्रॉ किया था, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। तो चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन से शेप निकालो, चाहो तो शेप से हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके हार्डवर्क के बाद आसान हो जाए वैसा कर लीजिएगा, राइट। तो अभी हमारे पास ये समझना है कि इस वेकेंट ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होती हैं एटम में, और सिग्मा ऑर्बिटल्स और लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसी पॉइंट में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव S character. Hybrid orbitals have S character, so they do not form pi bonds. तो इस तरह से आपने हाइब्रिडाइजेशन पर काम करना है। जब लेक्चर सुनना है तो थोड़ा फोकस करना है इस पर ना। अब मैं पहली हाइब्रिडाइजेशन ले रहा हूँ, उस पर ध्यान दूंगा। सिर्फ बोर्ड पे हो, जब मैं समझा रहा हूँ उसके बाद नोट करेंगे, जैसे आपको बताइए। हाँ जी, मेरे को लिखवाने दोगे तो बात चल जाएगा। तो यही तो पढ़ाने जा रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट ले रहा हूँ मैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है एक s ऑर्बिटल है। पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन की जनरल थियरी आपने डेवलप कर ली, हमारा थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा वो यहाँ आपने समझना है ना। और एक p ऑर्बिटल, राइट। इसके एग्जाम्पल की फॉर्म में हम सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल BeF2 को लेते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में है, पर हम BeF2 से स्टार्ट करते हैं। आपके जब भी मॉलिक्यूल से रिलेटेड कोई फीचर आपसे पूछा जा रहा है, आपकी पहली ड्यूटी है कि आप सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। मैंने वैलेंस शेल चेक किया, तो वैलेंस शेल में ग्राउंड स्टेट में मेरे पास
दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, so valence shell has 2 electrons and they are paired electrons. इसके बाद मैंने चेक किया कि वैलेंसी कितनी है, कितने फ्लोरीन से कंबाइन कर रहा है 2. फ्लोरीन क्या है मोनोवेलेंट, तो कितने बॉन्ड बनाने हैं उसे 2. अब 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए उसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब ये एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी रिलीज हो रही है. सो दीज आर द 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स. These unpaired orbitals before bond formation combine and we get 2 orbitals of equal energy. पहले unequal energy थी और ये 2 orbitals अलग हो गए. तो हमने कहा हमारे पास क्या आया, हमारे पास 2 sp hybrid orbitals आ गई. Each orbital has 50% S and 50% P character. This is what I was saying, right? तो हमारे पास एक S और एक P ने मिलकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई. दोनों ऑर्बिटल sp हाइब्रिड हैं. हर ऑर्बिटल में 50% S और 50% P character है. जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो अनहाइब्रिड होती है. So this is unhybrid P orbital. Unhybrid vacant orbitals. यहां पर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी. अब इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जरिए ये 2 बॉन्ड बनाएगा. सो 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल BeF. अब वेस्पर थ्योरी ने बताया 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप क्या होगी, राइट? बेटा मैंने यहाँ पर वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन को ब्लेंड किया ताकि आप शेप भी जान पाओ और मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ कर सकते हो ये भी जान पाओ, और उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कैसे बने, एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, दोनों बॉन्ड इक्वल एनर्जी कैसे बने, इसको जान पाओ. तो इस टॉपिक पर BeF2 पे जब एक स्टूडेंट काम करता है तो वो सारी थियरीज को इकट्ठा पढ़ता है. हाइब्रिडाइजेशन ये कह रही है, वेस्पर थ्योरी ये कह रही है. तो जितना एफर्ट आप एक सिंगल मॉलिक्यूल पे डालेंगे आप उतना इफेक्टिव लर्न करते चले जाएंगे. आज की थियरी क्लास में इसमें यही मेन फीचर है. लीनियर शेप होगी तो इसका मतलब बेरिलियम सेंटर में होगा और एक फ्लोरीन एक साइड पर और दूसरा फ्लोरीन दूसरी साइड पर होगा और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा. ये जो स्क्रीन पे भी बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एस्पर है. हाइब्रिडाइजेशन से sp निकाल चुका हूं, उसका मीनिंग क्या है वो अगले पेज पर आ रहा है. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने वेस्पर से किया है. अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ द शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगी, लीनियर ऑर्बिटल होगी. तो 2 ऑर्बिटल बननी है ऐसे. दिस इज द शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो अगर कोई पूछे कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी दिखती है तो आपको ऐसे बनाना होगा. सो दिस इज द शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन्स दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. दिस इज द शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री और इसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब इसने जब सिग्मा बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन ने p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया. सो हमारे पास BeF2 मॉलिक्यूल में इस तरह से बॉन्ड बना. ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है और इस सिग्मा बॉन्ड में sp हाइब्रिड और p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही हैं. sp ऑर्बिटल बेरिलियम की और p ऑर्बिटल. तो इस सिग्मा बॉन्ड को लास्ट क्लास की तरह sp बॉन्ड नहीं बोलेंगे, sp विद p बोलेंगे.
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल किसकी है? बेरिलियम की। और p ऑर्बिटल किसकी है? फ्लोरीन। बेरिलियम के पास दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल, दो वेकेंट ऑर्बिटल्स थी, तो वेकेंट p ऑर्बिटल इस तरीके से दिखाई। So beryllium fluoride appear like this. It has two sp hybrid orbitals at an angle of 180 degree. Two sigma bonds are formed. Each sigma bond is sp-p bond, where sp hybrid orbital of beryllium and p orbital of fluorine is clear. आदित्य, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आफ्टर शेयर? 4। ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं हुआ? कहाँ हो गए? 4 ही तो हैं। BF2 is electron deficient molecule. BF2 is electron deficient molecule. It is a limitation of law of octet. तो अगर लॉ ऑफ ऑक्टेट की, लुईस थ्योरी की लिमिटेशन पूछी जाए तो आप बेरिलियम फ्लोराइड को बोल सकते हैं। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 7। एक इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? So it has 3 lone pairs, right? So बेरिलियम फ्लोराइड में ये शेप आई। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसी बॉन्डिंग पढ़ी जिसे वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए हो? नहीं पढ़ी? आपने पढ़ी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डोनर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो BF2 क्या होगा? एक्सेप्टर। So BF2 will react with fluoride ion. If one fluoride ion is available, it forms one covalent bond, one coordinate covalent bond. If two fluoride ions are available, then it will form BF4 1 2 negative, जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 ही ऑर्बिटल खाली थी, दोनों के साथ बॉन्ड बना दी। तो फ्लोराइड आयन के साथ उसने बॉन्ड बनाया। अब एंट्रेंस क्वेश्चन कैसे पूछेगा? व्हाट हैपेंस व्हेन BF2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड और BF2 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम फ्लोराइड। एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा इसमें क्या रिएक्शन करो, ये भी मेटल हेलोजन डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता किसी में, राइट? लेकिन हमें पता है कि ये फ्लोराइड आयन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये बॉन्ड बनाएगा NaBeF। दिस विल बी द कंपाउंड। ये कंपाउंड बनाएगा Na2BeF। सो व्हेन BeF2, तो बेटा ये आपके पास सारा का सारा sp हाइब्रिड के बारे में आपको जानना है। इसके बाद बेटा इस लेक्चर में आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगी। BF3 अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वैसी एक्साइटेशन हुई 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई, 33% S और 67% P करेक्टर। इसके बाद आपके पास आएगी आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका एग्जाम्पल CH4 है। तो ये चारों ऑर्बिटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, 25% S और 75% P है। यहाँ तक इस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के 3 मेजर एग्जाम्पल लिए गए। इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करवा रखी है, कैसे आपने अमोनिया के बारे में सोचना है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सोचना है, SO2 में पी पाई कैसे पता चलेगा, पी पाई डी पाई कैसे पता चलेगा। और ये 6 मॉलिक्यूल हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन निकलवाकर उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया गया है, राइट? तो बेसिकली आपको आज का जो लेक्चर सुनना है केयरफुली सुनिए, उसके नोट्स बनाइए। पी पाई डी पाई की नॉलेज मिलेगी आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप देखने को मिलेगी, मॉलिक्यूल में लुईस को कैसे ब्लेंड करना है ये देखने को मिलेगा,
और वेस्पर थ्योरी की मदद से कैसे हम अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाएंगे वो, राइट। तो जो आपका जो ये लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन का, ये बेसिकली आपकी बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देगा। सिर्फ एक चीज इसके बियॉन्ड बच जाएगी, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस के अलावा आपके जो मेजॉरिटी बॉन्ड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो आपके पास एक्सप्लेन हो जाती है। बॉन्ड कैसे बना, बॉन्ड क्यों बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी होगी, ये सारी चीजें आपने काम करनी है, राइट। डी ऑर्बिटल वाली हाइब्रिडाइजेशन अभी रोक ली है, तो आपको आज के लेक्चर में सिर्फ sp, sp2, sp3 दी गई है, जिसमें लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, राइट। हाँ जी आर्यन शर्मा बताइए। सर हमें आज के लेक्चर में बस डी तक देखना है, एस को छोड़ देना, सॉरी डी को छोड़ देना सर, जो आप कह रहे हैं। नहीं, आपने पूरा करना है, अच्छा सर, आपने पूरा करना है। मैं तो आइडिया देना था आपको हाइब्रिडाइजेशन का, उस पूरे लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया गया जैसा आपने देखा अभी, है ना। तो आपने हर एग्जाम्पल पर रुककर उसको एग्जाम्पल को समझना, उसके रीजंस को समझना। ओके सर। और सर ये जो रेजोनेंस है वो फिजिक्स वाला रेजोनेंस ही है? नहीं, वो अलग चीज है। फिजिक्स में रेजोनेंस ट्यूनिंग फॉर्क साउंड वाइब्रेशन से रिलेटेड है, यहाँ ऐसा नहीं है। ओके सर। हाँ जी रमनदीप। सर जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो सर एनर्जी चेंज होती है, तो सर वो लाइट बन के निकलती है। बट हाइब्रिडाइजेशन एक कंसेप्ट है जिसके जरिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, बस अभी इतना समझ ले, इसके आगे पीछे क्या होगा वो बाद में समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक गोल्डन रूल की तरह है केमिस्ट्री में, कि हम मॉलिक्यूलर शेप को डेवलप करने के लिए एक कंसेप्ट डेवलप किया गया जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, राइट। ओके सर। हाँ जी सर लेकिन सर C4 का सर समझ नहीं आया अच्छी तरह से, सर होता क्यों नहीं है वो? दोबारा सोचिए एक बार जो मैंने कहा था, 4 एक्सिस ही नहीं होते तो 4 बॉन्ड बनाएगा कैसे? देयर आर नो 4 एक्सिस पॉसिबल। आपने SS का ओवरलैप न्यूक्लियर एक्सिस पे करा दिया तो PZ सेम एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाएंगे, बॉन्ड कैसे बनेगा, राइट। इसके लिए तो मेरे को फोन कर लियो, मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। ओके सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।